बहुत ज़्यादा औपचारिकता में न पढ़ते हुए इस काम का प्रारंभ सर्वप्रथम, जैसा कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना के साथ किया जाता है, तो इस श्लोक के साथ मैं माँ सरस्वती की प्रार्थना करता हूँ। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की अपनी एक भिन्न संस्कृति है। जैसा कि संस्कृत के श्लोक से स्पष्ट होता है, वेशभूषा समुपासना पद्धति क्रीडनामोद संस्कार इत्यादिषु यद भिन्नम सदपश्यत्य भिन्नम सदा भूतले भाति तन्मामकम भारतम। अर्थात which is basically on in spite of its apparent in dress, meals, modes of worship, sports, regalements, socio-religious ceremonies and occupations, that my Bharat ever glows on the earth. तो देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2015 में इसका प्रारंभ किया गया। और यह कार्यक्रम सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत 2 भिन्न संस्कृतियों वाले राज्यों को जोड़ा गया है, जिससे कि उन दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान हो सके। इस क्रम में जैसे कि पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ जोड़ा गया, हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ जोड़ा गया, दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया, राजस्थान को असम के साथ जोड़ा गया, इसी प्रकार से उत्तराखंड को कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है। सरकार की इस पहल का जो मूल उद्देश्य है वो देश में जो आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर है उसको पाट करके विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच आपसी संबंधों, आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, जो कि वास्तव में राष्ट्र की एकता और मजबूती का एक महत्वपूर्ण कारक बनेगी। और साथ ही इससे भारतीय शासन व्यवस्था के संघात्मक ढांचे को भी बल प्राप्त होगा। इससे आंतरिक संघर्षों को रोकने तथा देश में व्याप्त अंतर्विरोधी तत्वों के आपसी टकराव को रोकने में भी मदद मिलेगी। इस पहल के अंतर्गत पारस्परिक आधार पर प्रत्येक वर्ष एक राज्य एक दूसरे राज्य में मतलब जो है आवागमन होगा। एक दूसरे राज्य के जो युग्मित राज्य हैं, जो एक दूसरे राज्य से जोड़े गए हैं, जिन राज्यों को आपस में जोड़ा गया है, उन दोनों राज्यों के बीच में जो विरासत है उसका विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, जो सांस्कृतिक विरासत है वहां की है ना, वेशभूषा, खान पान, सबका है, उसका आदान प्रदान एक प्रकार से इसमें होगा। एक दूसरे के बारे में जानने के अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। और पूरे इस प्रकार से इसमें क्या है कि एक वर्ष के लिए 2 राज्यों को आपस में जोड़ा गया, जिससे कि दोनों राज्यों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। और मतलब जो है, जैसा कि भारत विभिन्न भाषा भाषी देश है, बहुभाषा भाषी देश है, बहु वेशभूषा मतलब जो है विभिन्न प्रकार की वेशभूषा यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की वेशभूषा है, संस्कृति है, खान पान की परंपरा है। इन सब चीजों से लोग आपस में एक दूसरे से जो है परिचित हों और उनके बीच में जो मतलब जो है एक तरह से जो सांस्कृतिक भिन्नता है वो समाप्त हो। तो ये मतलब मूल रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार के द्वारा
भारतीय नागरिकों के बीच में परस्पर एकता की भावना के संरक्षण, संवर्धन और उसकी अभिवृद्धि के लिए मतलब चलाया गया प्रोग्राम है। क्योंकि इससे इससे क्या होगा कि इससे लोगों के बीच में आपसी समझ, संबंधों के साथ ही जो है भारत की एकता और अखंडता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से मतलब जो है इस अभियान के तहत वर्तमान में कोरोना संक्रमण के दौर से हमारा देश गुजर रहा है और लगभग पूरी दुनिया ही जो है कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। इस कारण से जो यात्रा वाला जो इसका पार्ट है, मतलब जो है परस्पर राज्यों की एक दूसरे मतलब जो है राज्य की यात्रा करने वाला जो पार्ट है, वो मतलब जो है किसी वजह से रुक गया है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये आया कि हम क्यों ना इस कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन माध्यम से मतलब जो है अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और इसी क्रम में हमारे बीच में कर्नाटका से प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ हांगल, जो कि गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कीनोट स्पीकर के रूप में मौजूद हैं, और गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज अकलूर के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मल्लिकार्जुन एन कड़ीपुड्डी सर जो हैं, जो कि कर्नाटका, हावेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से हैं, जो हिस्ट्री और कल्चर ऑफ कर्नाटका के बारे में हम लोगों को का ज्ञानवर्धन करेंगे। आप दोनों का सर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिवार की ओर से। और इसके साथ ही उत्तराखंड के रिसोर्स पर्सन्स के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा जी और डॉक्टर अतुल उप्रेती जी मौजूद हैं, जो कि हमें उत्तराखंड के बारे में, मतलब हमारे जो कर्नाटका से जुड़े हुए विद्यार्थीगण हैं, उन लोगों को कर्नाटक के विद्यार्थियों को उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, उत्तराखंड का परिचय देंगे और उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर मैं अपने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपने बीच में इस ऑनलाइन बैठक में जुड़े हुए अपने EBSB क्लब के साथी सदस्यों का नाम भी मैं लेना चाहूँगा। डॉक्टर दर्शना पंत, डॉक्टर कुमार विमल लटकिया सर और डॉक्टर मनप्रीत सिंह, डॉक्टर मनोहर जोशी जी, इन सभी के मतलब जो है योगदान से, इन सभी के सहयोग से जो है आज ये कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक जो है चल रहा है। और बहुत ज्यादा औपचारिकता में न पड़ते हुए मैं वर्तमान में अपने, जैसे एक संक्षिप्त परिचय तो मैंने आपको सबको दे ही दिया है सबका, तो सबसे पहले मैं अपने बीच उपस्थित हमारे महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल उप्रेती जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे कर्नाटका से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन दें। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Joshi. First of all, I would like to thank entire organizing committee for giving me this opportunity to interact with such a nice gentry. My most respectful welcome to all the dignitaries, and I am just now going to share a slide, so please let me know if I am audible and my slides are visible. Sir, ये slides आ रही हैं? Because I cannot see you all now. So I would like to give you a brief introduction to Uttarakhand. Now, Uttarakhand by its very name is a state in northern India. Uttarakhand became the 27th state Republic of India on 9th November 2000, when the Parliament passed the Uttar Pradesh Reorganization Act 2000.
It is often referred to as Devbhumi, literally the land of gods, due to numerous Hindu temples and pilgrimage centers found throughout the state. Now, this is where we are sitting. This the red state you can see. This is the location, and on the right hand side you can see the entire map of Uttarakhand. And here we are at the Udham Singh Nagar. Somewhere here we are sitting this time. So this is the location of Uttarakhand. As far as Uttarakhand is concerned, it has international borders and borders with other Indian states too. International borders touches Tibet autonomous region of China to the north, and the Sudur Paschim Pradesh of Nepal to the east. You can see here is Uttarakhand, and this border, the eastern border, touches Nepal, and it is the most western region of the Nepal. That is why it is called Sudur Paschim Pradesh of Nepal. And here it is the Tibetan region of China, occupied region of China rather. And the borders with Indian states, the Indian states of Uttar Pradesh to the south and the Himachal Pradesh to the west. Now, as far as administrative divisions are concerned, it is divisible into two parts, two divisions, Garhwal and Kumaon regions. The winter capital of Uttarakhand is Dehradun, which is the largest city of the state and also a railhead. Being a railhead is a big thing in Uttarakhand because most of the state is the reason where trains head, and it's a big thing for the city. The summer capital is Gairsand, which is a town in Chamoli district and which is just at the middle of the this state. I would like to introduce you to the major shrines of Uttarakhand. Shrines play very important role in the administrative setup, in the economic setup, and the cultural aspect of the Uttarakhand. So we cannot complete our discussion without discussing these shrines. We have many shrines, but I would like to focus on 4 or 5. The very first shrine is Badrinath. It was re-established as a major pilgrimage site by Adi Shankaracharya in 8th century. In earlier days, it was the Yatris used to walk hundreds of miles to visit Badrinath temples. Now it is on a roadhead, but still it is very far. And you can see these two pictures below. One is at the summer and one is at the winter. In winter, it is closely packed, and that is why these temples are closed during winter season. According to legend, Shankaracharya discovered a black stone image of Lord Badrinath made up of Shaligram stone in the Alaknanda river. He originally enshrined it in a cave near the Tapt Kund hot springs. The place is still very much there, and many yatris go to that place also. In the 16th century, the king of Garhwal moved the murti to the present temple. It is one of the 4 sites of pilgrimage for Hindus, known as Char Dham. The second is Kedarnath. Kedarnath Mandir shrine is dedicated to Lord Shiva or Mahadeva. It is located in the Garhwal Himalayan region near the Mandakini river. During the winter, the Vigraha or the deity from the Kedarnath temple is carried down to Ukhimat, where the deity is worshipped for the next 6 months. As you can see on the right hand corner, it is snow packed during winter, and it is really very difficult to reach there and even more difficult to stay there. The place is historical, and in Mahabharata we have this story of Pandavas going there after winning the war of Mahabharata. Next is Gangotri. It is a big shrine. Also, it is a very important geographical phenomena. Gangotri is the town and a Nagar Panchayat municipality in the Uttarkashi district in the state of Uttarakhand. It is a Hindu pilgrim town on the bank of the river Bhagirathi, which is the origin of river Ganges. It is on the
Greater Himalaya region at a height of 3,100 meters, 1,200 feet. According to popular Hindu legends, this is where the goddess Ganga descended from the heaven. And you can see two pictures here. This one is on the left corner, showing the Gangotri glacier, and the second is the root of Gangotri glacier, from where Bhagirathi starts, or river Ganges origins, in form of a very small stream. The fourth shrine is Yamunotri shrine. Yamunotri is the source of Yamuna river, which is the seat of the goddess Yamuna in Hinduism. It is situated at an altitude of 3,293 meters in the Garhwal Himalayas and located approximately 30 kilometers north to Uttarkashi. So in the same region, in the same district, these two big rivers have their origins, Yamuna and Ganga. And starting from there, these two confluence at Allahabad. So a long distance they travel before they confluence at Allahabad, while distance of aerial distance of Yamunotri to Gangotri is hardly 30 miles. So next is Mata Purnagiri shrine. It is also a very big shrine. At a height of 3,000 meters above sea level it is situated, and it is about 20 kilometers from the main town of Kanakpur, and it is visited throughout the year by devotees because it is on a not so high. It is not snow-packed, but the site is so beautiful. If you just reach up to the hill, you can see all the town Kanakpur at one side and the town of Narayan Nagar of Nainital, of Nepal on the other hand. So it is on the borders of India and Nepal. Now the next thing, to give you some idea about the festivals of Uttarakhand, because festivals describe best a place, and that is why I would like to show you the pictures of some festivals of Uttarakhand. In Uttarakhand, all the festivals of all the religions are celebrated with very love and harmony. Deepavali, Holi, Eid, Christmas, all are celebrated very beautifully. But to give an idea of festivals exclusive to Uttarakhand, I would give a few examples of those. First of all, it is Kumbh Mela. It is one of the biggest and the most popular festival of Uttarakhand. Although technically it is a Mela or fair, but actually it is very significant occasion for the people of the northern state. It is celebrated once in 12 years. The Mela is a 3-month-long festival and takes place once in every 4 years, rotating between Allahabad, Haridwar, Ujjain and Nasik. And that is only once in 12 years in any one place. Devotees, saints, sadhus, or just onlookers, irrespective of their caste, creed, gender, come across the India and even from around the world to bath themselves in water of Ganges, hoping to get rid of cycle of birth and death. It is, at least we have a 6,000 years old history of these melas, and so these are very much a part of our cultural heritage. More than the religious heritage, it is a cultural heritage of India now. So this is the picture of Kumbh Mela at Haridwar. This is the famous Har Ki Pauri, and you can see the number of pilgrims who have come here from across the world. So it's a sight to see. If you ever visit Uttarakhand, I would advise you to visit at the time of Kumbh Mela. The second is Holi. Holi is celebrated across the country, but in Uttarakhand and especially in the region of Kumaon, it is a lot more passionately celebrated. And you can imagine that the celebration of Holi starts with Basant Panchami, at least 3 months before the Holi is played all over the world. Now, folk music is an essential part of the Holi celebrations. Mahila Holi involves women singing to their heart content. Khadi Holi involves the local donning their traditional clothes, usually observed in rural areas,
And the Baitiki Holi requires singing of different classical ragas. People also make the traditional gujia and semi-fried potatoes called aloo gutuk, which are served with a Himalayan spice called jambu. Now, jambu you will not find anywhere else. It is actually cultivated at the very highest peaks of Himalayas. This is a picture of Mahila Holi. You can see how simply they are playing it, and this type of bathak goes on for 3 months. This is the Baitiki Holi, and this is the Khadi Holi, where in a holy place, all the men gather around and they sing and dance their folk music and dances and perform religious activities simultaneously. Now the third is Bithuli and Harela. Harela is a festival that marks the beginning of rainy seasons or monsoon. The people belonging to Kumaon community celebrate the festival during the months of Shravana, that is July to August. We have just celebrated Harela. Mythologically, this festival commemorates the wedding of Lord Shiva and Parvati. People make small idols. These idols in the local language are known as dikkars of gods like Maheshwar, Ganesh, and Parvati. It is something like the dikkar of Parvati is not made, just Ganesh and Shiva is made. I don't know the reason. I have to ask my grandparents. This festival is followed by another such festival called Bithuli, which is celebrated in the month of Chaitra, that is March to April. These festivals revolve around the egg cycle, where women sow few seeds in the soil, and by the end of the festival, this is a very scientific festival which gives them an opportunity to test the quality of seeds. This is something very important. You just note it, that testing of seeds are nowadays a fashion or a sort of tradition now in the agriculture. But we are doing it from very ancient time. We just sow the seed and see whether it is behaving according to our need or not. So during this festival, brothers also provide gifts to their sisters. Now this is how we celebrate Harela. You can see 2 or 3 idols here called dikkar, and this is how the seeds are growing now. Makar Sankranti is another important festival. It is celebrated throughout the India, but in Uttarakhand it is celebrated as Kale Kaua or Gugutiya, which is during the time of Makar Sankranti. The festival of Gugutiya or Kale Kaua is also celebrated. The locals prepare sweets made from deep fried flour in different by feeding crows and migratory birds. The locals welcome them and also hope that they would come back next year as well. Excuse me for a minute. Please me for a minute. सर आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है अभी? Another festival is Phool Day. Phool means flower and Day is a dish prepared in this festival. Phool Day is a festival that celebrates the year's harvest and coming to the spring season. It takes place on the first day of the Chaitra season, somewhere between March and April. As the name says, it is the time when the flowers blossom, and this is accomplished by the ceremonial pudding called Dei, which is made by the locals using jaggery, curd and flour. Young girls are an integral part of this festival. They go from house to house singing the folk songs of Phool Day and bless the home by placing flowers and rice on the doorsteps. In return, the young girls are offered sweets and blessings for their act, with offering of jaggery, rice, coconuts as return gifts. So this is how Phool Day is
celebrated. On the right hand, you can see a picture. In this picture, you can see how the doors were very big and very decorated that time. Now these type of houses we saw rarely because of the mass migration from the hills. These type of houses are empty now, and that is how that is why full day is also reducing to a ritual than a festival. Then the last one, but the most important, I would say, the Nanda Rajat. This is a 3 week long Rajat. Jat means the Jatra or the Yatra. This is a pilgrimage and festival of Uttarakhand. People from entire Garhwal division and Kumaon division, as well as other parts of the India and the world, participate in Nanda Devi Rajat. The goddess Nanda Devi is worshipped at dozens of places in Kumaon and Garhwal. But the region around Mount Nanda Devi is the sanctuary, which falls in the Pithoragarh district, Almora district, and Chamoli district, is the prime area related to Nanda Devi Rajat. Nanda Devi Rajat is organized once in 12 years. The Jat, meaning Yatra or pilgrimage, starts from the Kansua village near the Kanprayag and goes up to the heights of Roopkund. And during the Jatra, the Yatra takes us through very difficult and very lonely sites of Uttarakhand, and that is the beauty of this Jatra. I can show you a few pictures. This is the first picture. This is the sacred animal, which is supposed to be a 4-horned animal, and the Jatra follows it. And you can see it goes through remote areas of Uttarakhand without any proper arrangements. You can see they live in tents for days. You can see this whole Jatra going through a very bare land, through snow, and you see through difficult mountains. They are carrying this Jatra. Obviously, when it is going through some difficult parts, number of pilgrimages are or devotees are less, and when going through cities, a lot of people join it. This is the Valley of Flower. This is a place I would like you to visit definitely once in your lifetime. It is a natural park and one of the most beautiful parts of the world. These are the real images. These are not photoshopped. This valley is full of flowers. You see in the season. This is the state flower or Brahma Kamal, which is also found in Valley of Flower. And now I end my talk. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Upreti. As Dr. Upreti introduces Uttarakhand to students of Karnataka, our next speaker is Professor Muhammad Sharif Hangal. The brief introduction of Professor Muhammad Sharif. He is at present working as a principal in Government First Grade College, Hangal, District Haveri, Karnataka. Sir, over to you. Over to you, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Hello. Namaskar. So I feel quite happy to join a dialogue with the fair state, Uttarakhand, Karnataka. I congratulate the organizers, Dr. Brijesh Kumar Joshi. आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, प्रोफेसर कमला प्रिंसिपल और आपके सभी साथियों को, साथ ही साथ पीजी कॉलेज भाजपुर के सब छात्रगण को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत program seems it actively enhance interaction between people of diverse cultures living in different states in India.
is the objective of promoting greater mutual understanding among us. डॉक्टर ब्रजेश कुमार जोशी ने अभी तो हम सबको बताया कि गवर्नमेंट का, अरे सरकार का ये क्या एम है। तो ये एम के तहत हमने डिसाइड किया था कि उत्तराखंड को विजिट करेंगे और उत्तराखंड से जो भी स्टूडेंट्स होंगे और स्टाफ होंगे वो हमारे कॉलेज को आएंगे या हमारे कर्नाटक को आएंगे। ये कोविड-19 के दौरान, ड्यूरिंग द कोविड-19 इट कुड नॉट पॉसिबल। ये महामारी ने पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया है। इसके चलते हुए भी डॉक्टर ब्रजेश कुमार जोशी और इनके साथियों ने एक वेबिनार के तहत एक डायलॉग कर्नाटक और उत्तराखंड के कॉलेज के बीच में जो आयोजन आज किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। सो इट हैज ए एम टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ नेशन and to maintain the fabrics of traditional existing emotional bonds. We all know Bharat, greatest nation of the world, culturally, socially, emotionally, and also geographically. We all believe that we are the people stood forefront in giving unity, peace, harmony to all over the world. Our forefathers, great, eminent philosophers, great, eminent social workers, all of them, in fact, put a very strong path that regards with unity and diversity. And यही एक एम को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, ये जो हमारा बॉन्ड है, जो कल्चरली, सोशली, लैंग्वेज रिलेटेड अलग अलग हैं, ये विभिन्नता में एकता जो हमारी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कायम रहे, बच्चों को इससे मालूम पड़े कि हम सब एक हैं। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन and showcase the rich heritage, culture, customs, tradition, etc. So, I'm in a state which is known for peace, known for unity. So, कर्नाटका एक स्टेट है, बहुत भव्य स्टेट है, जिसमें कन्नड़ा एक मेन जबान है, मेन लैंग्वेज है, बहुत से कल्चर हैं, बहुत से परंपरा है यहाँ पर, और 15 किलोमीटर के दौरान एक भाषा चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, लोगों का रहन सहन, खान पान पूरा बदलता है। हर चीज रहने के बावजूद भी हम सब एक हैं, सब मिलकर रहते हैं। तो ये जो हमारा रहन सहन और जो बोलने की बातचीत हो या त्यौहार मनाना हो, अभी अतुल कुमार जी ने बता रहे थे, अतुल प्रीत ने, कि उत्तराखंड के भव्य ट्रेडिशंस के बारे में, होली प्लेसेस के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में मैं उससे वो सुनकर बहुत खुश हुआ। इसके चलते चलते ये कर्नाटक यहाँ पे बहुत से भाषाएं की बोलचाल होती है। कन्नड़ा यहाँ पर एक यानी कि गवर्नमेंट लेवल की भाषा है। कन्नड़ा बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश बोली जाती है, तुलु बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है, मराठी बोला जाता है, और कोरक की जो लोग हैं वो अलग भाषा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, देन और चंद यहाँ पर पांडिचेरी, ये सब स्टेट्स हमारे कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। सो फिलहाल तो मैं इसके लिए यानी कि पीपीटी प्रेजेंटेशन तो हमारा नहीं है। कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे थे हमारे कॉलेजेस में, और एडमिशन के दौरान डॉक्टर ब्रजेश कुमार जोशी ने राब्ता किया, बातचीत की इसके बारे में,
तो अच्छी पहल है। चलो हम उत्तराखंड को नहीं जा पाए, उत्तराखंड से बच्चे हमारे कॉलेज को आ नहीं पाए, फिर भी एक ऐसे वेबिनार से, ऐसे एक इंटरेक्शन से सो एटलीस्ट विद्यार्थियों को मालूम पड़ेगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा एम क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, पीस। सो इसलिए एक बहुत अच्छा मुंह है। सो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन है, जो भाषा का, लैंग्वेजेस का, परंपरा का, संस्कृति का विभिन्नता जो है, ये विभिन्नता के साथ साथ हम सब एक हैं। सो एक होना भी चाहिए, जैसा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। सो हमारी संस्कृति अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, हमारे फेस्टिवल्स अलग होते हैं, त्यौहार अलग मनाए जाते हैं, फिर भी जात पात वगैरह बहुत ज्यादा है, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। साथ ही साथ हम सब एक रहकर मिलजुल के रहा करते हैं। चंद एक चीजें मैं कर्नाटक के बारे में बताऊं जो बहुत ही मशहूर है। एक मैसूर, जहां पर सिल्क मिलता है, सैंडलवुड का उत्पादन होता है। हम्पी जो एक प्लेस है, जहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत से लोग हम्पी उत्सव मनाते हैं। बहुत भव्य आकार से एक हम्पी उत्सव होता है, हिस्टोरिकल प्लेस है। बाद में एक दांडेली जहाँ पर पेपर मिल है, वहाँ पर एक काली नदी है, यानी कि ब्लैक वाटर फ्लोइंग रिवर है, जहाँ पर हम वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े हिल स्टेशन है वहाँ पर बर्ड कैचिंग हो सकता है, जंगल सफारी हो सकती है, बाद में मूनलाइट बोटिंग भी वहाँ पर होती है। देन आई विल गो टू चन्नपटना, वहाँ पर वुडन के टॉयज बनाए जाते हैं, और वो होम ऑफ टीपू सुल्तान आल्सो। देन इज मैंगलोर, एक समंदर के किनारे, जो अरबियन सी है, अरबियन की सी के किनारे एक सिटी है। मैंगलोर इज नोन फॉर गुड फूड, और बहुत अच्छे यहाँ पर खान पान बनते हैं और स्पेशल डिश बनते हैं। बड़ी बीच है यहाँ पर, यहाँ से केरला को और महाराष्ट्र को यहाँ से कनेक्शन है। तो यहाँ पर फिश के बहुत अच्छे आइटम्स मिलते हैं, फिश खाने को बहुत अच्छी मिलती है। सो देन इज जोग फॉल्स है यहाँ पर, और कास्केडिंग फॉल्स है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, एक दुनिया का माना हुआ एक फॉल्स है यहाँ पर। देन इज ए कुर्ग इंडिया बेस्ट प्लेस है इसका, एंड बेस्ट प्लेस फॉर ट्रैवल, and you can get a several destination there in Kurg. Then is यक्षगाना, यहाँ पर एक माना हुआ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस है। देन इज रेडियो पायोनियर जिसे कहते हैं, डॉक्टर एम ई गोपाल स्वामी, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का जब भी नाम आता है तो वो ग्रेट लेजेंड है, एम ई गोपाल स्वामी मैसूर के हैं, उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। बाद में ये सब कर्नाटक के बारे में बोलते हुए मुझे बिल्कुल फख्र होती है। सो हमारी कॉलेज भी यहाँ पर यूजी और पीजी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। सो अभी तो एडमिशन शुरू है, तो मैं विद्यार्थी के लिहाज से चंद एक चीजें बोलना चाहता हूँ। सक्सेस जिसे कहते हैं, सक्सेस जो वर्ड्स में SUCCESS ये जो स्पेलिंग्स आते हैं, तो उसके लिहाज से एक लॉन्ग फॉर्म सुबह बैठे बैठे मैंने बनाया। सो सी योर गोल और सेट योर गोल, S स्टैंड फॉर सेट योर गोल एंड U स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। U जो है इसमें वो उसमें क्या तकलीफ है, क्या वहां पर डिफिकल्टी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। C stand for create positive mind, and then there is again C stand for clear your mind of a doubts. Next E यहाँ पर है embrace the challenge, हमें चैलेंज को embrace करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज stay on track, जो भी हमारी कमिटमेंट है, जो भी गोल सेट हमने किया है, वो गोल के ऊपर हम
जाना पड़ेगा। लास्ट इज ए शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, दैट इज ए सक्सेस। और मैं सब विद्यार्थी का, सब स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हो, कर्नाटक के स्टूडेंट्स हो या उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हो, सबको शुभकामना देता हूँ। सो और एक स्टोरी इस वक्त में बोलना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि ये देश किसका है, देश हमारा है। ये सब हमारी, यानी कि जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं सब कहते हैं देश हमारा है। पत्नी किसकी है, पत्नी मेरी है। ये लैपटॉप किसका, लैपटॉप मेरा है। सो ऐसे यानी कि देश के बारे में जब पूछेंगे तो हमारा कहते हैं, दूसरी चीजें सब अपनी होती है। इसलिए ये हम सब ओनरशिप लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जवाबदारी लेना है। और जवाबदारी से हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी में बताते हुए मेरी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक लड़के की, क्रिकेट प्लेयर की स्टोरी में इस वक्त कहना चाहता हूँ। रणजी मैच चल रही थी दिल्ली और कर्नाटक के बीच में। तो वक्त में ये लड़का 40 बना चुका था, 40 रन बना चुका था। और रात में 2:30 बजे के करीब इसके बाप का देहांत हो जाता है, उसके बाप एक्सपायर हो जाते हैं। माँ आकर बच्चे को उठाती है, कहती है कि तेरे योर फादर इज नो मोर। तो उसी वक्त वो बच्चे घबराहट से उठता है और अपने कोच को फोन करता है कि मैं क्या करूं, मेरे बाप का देहांत हो गया। तो कोच ने कहा ये सब तेरे हाथ में है, यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, आइदर टू प्ले और टू क्रेमेट योर फादर। सो बच्चा ही टुक ए डिसीजन एंड डिसीजन वाज दैट वो दोनों चीजों पर मैं रणजी मैच भी खेलूंगा और मैं बाप का क्रेमेशन भी करूंगा। तो नेक्स्ट डे जाकर 90 प्लस का स्कोर बनाता है और अपनी टीम को, दिल्ली को रणजी मैच से जिताता है। और जिताकर बाद में उसके फादर का क्रेमेशन करता है। वो आज कोई नहीं, आज ये देश का क्रिकेट कैप्टन है, उसका नाम है विराट कोहली। तो हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। आज कोविड-19 भी हमारे लिए चैलेंज है, हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमेशा स्टूडेंट्स विल कम आउट विद सम प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स, आई डोंट डू दिस, आई डोंट वांट दिस। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे हाथ से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता। तो हम सब के लिए एग्जाम्पल है। सो वी हैव टू हैव ए कमिटमेंट, वी हैव टू हैव ए डेडिकेशन, एंड डेडिकेशन, devotion or determination will give us a success. So once again I congratulate, and I would definitely thank Professor Kamla ma'am and all the colleagues of PG College Bajpur and Dr. Brijesh Kumar Joshi। वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। त्यौहार के ऊपर वो शुभकामनाएं मुझे देते हैं, मैं शुभकामनाएं उनको देता हूं। इसलिए ऐसा ही हमारा संबंध बने रहे, हम आगे बढ़े। ये वक्त मिला तो डेफिनेटली विल कम टू Bajpur College and we'll see the Uttarakhand, beautiful Uttarakhand. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. You are most welcome to our college. Thank you, sir. Next time. Thank you, sir. Sir, okay, sir. प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ साहब ने हमें कर्नाटका की बेसिक जानकारी दी और जो है काफी कुछ ज्ञानवर्धन हमारा किया इस संबंध में। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर शर्मा जी, जो विभागाध्यक्ष हैं। आपके अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में प्रतिभाग किया है, अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं और लगभग 20 से अधिक
रिसर्च पेपर्स उनके जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा कई पुस्तकें भी इस तरह की प्रकाशित हो चुकी हैं और कई विद्यार्थी आपके निर्देशन में को मंच पर आमंत्रित करने से पहले एक जानकारी यहाँ पर अपने सभी विद्यार्थियों को और सभी जुड़े साथियों को देना चाहता हूँ कि अभी 1:40 पर एक फीडबैक लिंक जो है वो इसके चैट बॉक्स में डाल दिया जाएगा और उस फीडबैक फॉर्म को सभी विद्यार्थी और जो भी साथी जो हैं वो अपनी प्रमाण पत्र एक ई सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो सके। तो 1:40 के बाद चैट बॉक्स में वो देख लेंगे कि एक इसी गूगल मीट के ही चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म जो है डाला जाएगा। और इसके साथ ही आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए मैं अपने महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो उत्तराखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारे कर्नाटका के विद्यार्थियों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करेंगे और साथ ही हमारे विद्यार्थी उत्तराखंड के विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं वो भी जिन एस्पेक्ट्स को उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं उनका भी ज्ञानवर्धन उससे होगा, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजपुर पूनम सिंह नगर उत्तराखंड के एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब द्वारा आयोजित एक दिवसीय युगनित राज्य के साथ वेद संवाद संगोष्ठी की संरक्षक आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कमला चन्याल जी, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज भांगल जनपद हावेरी कर्नाटक से रिसोर्स पर्सन प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ भांगल जी, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज अकाई आलूर जनपद हावेरी कर्नाटक के रिसोर्स पर्सन प्राचार्य प्रोफेसर मल्लिकार्जुन एन करीबुद्दी जी, आयोजक सचिव डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अतुल प्रेती जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के सदस्य डॉक्टर के वी लखटिया, डॉक्टर दर्शनाथम, डॉक्टर मनप्रीत सिंह, डॉक्टर MC जोशी तथा वेद संवाद संगोष्ठी से जुड़े सभी विद्वज्जन एवं उत्तराखंड तथा कर्नाटक के प्रिय विद्यार्थियों। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जोशी ने मुझे उत्तराखंड की संस्कृति विषय पर आप लोगों से संवाद स्थापित करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। 20 मिनट के लघु सत्र में यह संभव नहीं है कि उत्तराखंड की बहुआयामी बहुविध संस्कृति के स्वरूप को आप लोगों के समक्ष कर सकूँ, तथा कोशिश करता हूँ कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के मूल तत्वों को आपसे शेयर कर सकूँ। अपना देश बहुत विशाल है, साथ ही वैविध्यपूर्ण भी है। भाषा, धर्म, जाति, वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन आदि में जबरदस्त विविधता होने पर भी यह भावात्मक रूप से एक है। ऐसा नहीं है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से उत्तराखंड और कर्नाटक के मध्य सांस्कृतिक रिश्ता मजबूत करने का यह पहला प्रयास है, बल्कि कर्नाटक के साथ उत्तराखंड का भावात्मक संबंध तो सदियों पुराना है। समूचे भारत को धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से आज शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उनमें से चिकमंगलुरु की बाबा बुदन की पहाड़ियों के मध्य श्रृंगेरी मठ और उत्तराखंड के बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ है। बद्रीनाथ में एक शहतूत के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की और यहीं पर उन्हें ज्योति या ज्ञान से प्राप्ति हुई। कहीं उन्होंने शंकराचार्य की रचना भी की। आज शंकराचार्य अपने 109 शिष्यों के साथ 8वीं शताब्दी में जोशीमठ आए थे। जोशीमठ के लोग परंपरागत
तौर से पुजारी थे और साधु थे तथा वेदों और संस्कृत के विशेष ज्ञाता थे, विद्वान थे। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ के नरसिंह और वासुदेव मंदिरों के पुजारी परंपरागत डिंगरी लोग थे। ये सदियों पहले कर्नाटक के एक गांव से जोशीमठ पहुंचे थे। इन्हें जोशीमठ के मंदिरों में पुजारी और बद्रीनाथ के मंदिरों में सहायक पुजारी का अधिकार सदियों पहले गढ़वाल के राजाओं द्वारा दिया गया। इस प्रकार उत्तराखंड और कर्नाटक का रिश्ता नाता सदियों पुराना है। निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के द्वारा यह संबंध और अधिक मजबूत होगा, ऐसा हम लोगों का दृढ़ विश्वास है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति में धर्म रचा बसा है। यहाँ की संस्कृति के केंद्र में देवी और देवता, प्रायः सभी चोटियों पर किसी न किसी देवी के मंदिर देखे जा सकते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी, चंडिका देवी, संकल का सती मंदिर, चंपावत का पूर्णागिरी मंदिर, देवी धुरी का बाराजी मंदिर, अल्मोड़ा और नैनीताल के नंदा देवी मंदिर, नीलकंठ मंदिर और न जाने कितने मंदिर हैं जो लोगों की आस्था और विश्वास के केंद्र में बसे हैं। गोलूजू, जिन्हें गोलूजू कहा जाता है, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर के स्थानीय न्याय के देवता माने जाते हैं। न्याय की आस लिए असंख्य लोग गोलू जी की शरण में प्रतिदिन हाजिरी लगाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है जिसमें वे अपने याचना को, अपने निवेदन को, अपने भक्ति को एक चिट्ठी के रूप में, पत्रिका के रूप में लिखते हैं। आराध्य राम तक पहुंचे तो माध्यम उन्होंने सीता को बनाया, चिट्ठी लिखी और सीता तक भेज दी। तब हम अवसर पाए, मेरी विद्याएं दी, तरुण कथा चलाई। मैं बताना चाहूंगा कि गोलू जी मंदिर में एक बड़ी मजेदार परंपरा है। लोग स्टाम्प पेपर पर अपनी इच्छाएं, अपनी समस्याएं और यातनाएं लिखकर मंदिर में धागे से बांध देते हैं। कुछ लोग एक सादे कागज पर, सादे पन्ने पर अपने मन की इच्छाओं को लिख करके वहां पर टांग देते हैं, बांध देते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि उनका नंबर आने पर उनकी समस्या का निदान गोलू जी द्वारा अवश्य किया जाएगा। पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर मंदिर गुफा में बना हुआ है, उसका नाम ही है पाताल भुवनेश्वर, जो बहुत प्राचीन है। यहाँ की दो यात्राएं बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है कैलाश मानसरोवर यात्रा और दूसरी है नंदा जात यात्रा। नंदा जात यात्रा का उल्लेख बहुत विस्तार के साथ में और साइज के साथ में डॉक्टर अतुल कृति जी ने आप लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। यात्री बागेश्वर, पिथौरागढ़ होते हुए जब यात्रा करते हैं तो मार्ग में लोग अपनी कमौनी परंपराओं, भिक्षा आदि लगाकर उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और उन्हें इस यात्रा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति की दृष्टि से नंदा देवी राज जात यात्रा बहुत महत्व की है, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है। यह एक धार्मिक यात्रा है, सांस्कृतिक यात्रा है। नंदा गढ़वाल के राजाओं और कुमाऊं के कतिवरी राजवंश की इष्ट देवी थी नंदा देवी। नंदा देवी को पार्वती की बहन के रूप में देखा जाता है, परंतु कहीं कहीं नंदा देवी को पार्वती का ही रूप माना जाता है। समूचे उत्तराखंड में समान रूप से पूजित होने के कारण इन्हें राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। नंदा देवी की से जुड़ी यात्रा दो प्रकार की है, एक वार्षिक जात है और दूसरी राज जात। जात यात्रा को कहा जाता है। वार्षिक जात प्रतिवर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में होती है। यह कुरून के नंदा देवी मंदिर से शुरू होती है और बेदनी कुंड तक जाती है और वहीं से वापस हुआ। लेकिन राज जात यात्रा 12 वर्ष या उससे भी अधिक अंतराल पर होती है। मान्यता के अनुसार यह यात्रा
चमोली के नोटी से शुरू होकर 250 किलोमीटर दूर हेमकुंड तक पैदल चलनी थी। सोचिए 250 किलोमीटर की यात्रा है। इस दौरान घने जंगलों, पथरीले मार्गों, दुर्गम चोटियों और बर्फीले पहाड़ों को यात्रा करने वालों को पार करना होता है, गुजरना होता है। अलग अलग रास्तों से देवी की डोलियां यात्रा में शामिल होती रहती हैं और यात्रा का आकार प्रकार बढ़ता रहता है। विशेष कारीगरी से बनी निकाल की छतोलियों, डोलियों और निशानों के साथ लगभग 200 स्थानीय देवी देवता इस महायात्रा में शामिल होते हैं। किसी भी समाज को जीवंत बनाए रखने के लिए वहाँ के 30 त्योहारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बसंत पंचमी, भिताली या भिटौली, फूलदेई जिसकी चर्चा अभी हुई, मकर संक्रांति, घी त्योहार जो अभी हाल ही में मनाया गया है जिसे घी संक्रांति कहते हैं, वट सावित्री, उत्तरायणी की संक्रांति जिसे घुंघटिया कहा जाता है, गंगा दशहरा, हरेला और यहाँ के लोक पर्व हैं। पर्व तो मनाए ही जाते हैं। फूल संक्रांति बहुत प्रसिद्ध है, जिसे फूलदेई, क्षमादेई कहा जाता है, जिसके बारे में सड़क के माध्यम से आप लोगों ने विस्तार के साथ देखा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के नव वर्ष में यह मनाई जाती है और नव वर्ष के स्वागत के लिए खेतों में सरसों खिलने लगती है, पेड़ों में फूल आने लगते हैं। उत्तराखंड में चैत्र मास की संक्रांति अर्थात पहले दिन से ही वसंत आगमन की खुशी में फूलों का त्योहार यह है जो फूलदेई के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति यहाँ का प्रमुख पर्व है। यह जनवरी के 14-15 तारीख को मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व की एक अलग पहचान है। इस पर्व को उत्तरायणी पर्व के रूप में भी मनाते हैं। विश्व में पशु पक्षियों से संबंधित कई त्योहार मनाए जाते हैं, पर कौओं को विशेष व्यंजन खिलाने का यह अनोखा पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं के अलावा शायद कहीं मनाया जाता होगा। इस पर्व में घुघुतियाँ एक जो व्यंजन है वो बनाया जाता है। बच्चे उसको खिलाने के लिए कौओं को बुलाते हैं। घी त्योहार उत्तराखंड में भाद्रपद संक्रांति को ही मनाई जाती है घी त्योहार के रूप में, और यह यहाँ अंकुरित हो चुकी फसल में बालियों के लग जाने पर मनाया जाने वाला त्योहार होता है। यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ, फसलों से जुड़ा हुआ यह भी त्योहार है। हरेला यहाँ की संस्कृति का बहुत प्रमुख त्योहार है। बेसिकली यह कुमाऊं के क्षेत्र में मनाया जाने वाला लोक पर्व है जो हरियाली से संबंधित है। हरेला पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है, चैत्र मास में, श्रावण मास में और आश्विन मास में। यहाँ का हरेला श्रावण मास में धूमधाम से मनाया जाता है। सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला धोने से मनाया जाता है। हरेला धोने के लिए किसी खाली पात्र या टोकरी को लेते हैं, उसका चयन करते हैं। इसमें मिट्टी डालकर गेहूँ, जौ, धान, दाल, भट्ट, जो यहाँ की जो लोकल फसलें हैं, उत्पाद हैं, उड़द हो गया, सरसों है, आदि 5-7 प्रकार के बीजों को बो दिया जाता है। 9 दिन तक रोज सुबह इसमें पानी छिड़का जाता है। 10वें दिन इसे काटा जाता है। 4 से 6 इंच लंबे पौधों को ही हरेला कहा जाता है। घर के सदस्य इन्हें बड़े आदर के साथ में पूजते हैं और अपने चीज पर रखते हैं। बिजौली, वट सावित्री, गंगा दशहरा आदि बहुत सारे लोक पर्व हैं जो बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और पूरे जनजीवन को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य और लोक गाथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ की संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। लोक कलाएं मानव के हृदय की धड़कन होती है। दलित कलाएं वैसे तो 5 हैं
स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य, इन कलाओं की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के झुमेलों गीत प्रेमियों वेदना के प्रतीक हैं। इन गीतों में नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है। यहाँ के जागर वे लोक गाथाएं हैं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है। जागर का अर्थ होता है जगाना। उत्तराखंड में कुछ ग्राम देवताओं की पूजा की जाती है। गंगना, गोलू जी, भनरिया, अलसण, उनमें से कुछ नाम हैं। उत्तराखंड के लोग देवताओं को जगाने के लिए जागर लगाते हैं। जागर मंदिर या घर कहीं पर भी लगाया जाता है। जागर में जगरिया मुख्य पात्र होता है। वह महाभारत, रामायण आदि की धार्मिक कहानियों को स्थानीय भाषा में कहता है और जिस देवता को जगाया जाता है उसका भी स्थानीय बोली में गायन करता है। स्थानीय भाषा में उसकी कथाएं प्रस्तुत करता है। जगरिया के साथ 2-3 जन और होते हैं जो उसके साथ गाते हैं और कांसे की थाली को नगाड़े की तरह से बजाते हैं। जागर का दूसरा प्रमुख पद होता है डगरिया। डगरिया के शरीर में देवता करता है। जगरिया के जगाने पर डगरिया कांपता है और जगरिया के गीतों की ताल में नाचता है। जो उसमें शामिल होते हैं वे चावल इत्यादि गाने लेकर के जाते हैं और जगरिया से अपने भूत वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में जानकारी भी लेते हैं जिन्हें वह बताता है। झोड़ा कुमाऊं का एक श्रृंगारिक नृत्य है जो माघ के महीने में गाया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मुख्य गायक जो होता है वह गोले के नृत्य के बीच में हुड़की बजाकर नृत्य करता है। चांचरी कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य गीत है। इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह गढ़वाल में भी प्रचलित है। छोलिया कुमाऊं का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे शादी, विवाह या धार्मिक आयोजन में ढाल व तलवार के साथ गाया जाता है। इसके अलावा हारुल, गुड़िया, चौथल, झुमैलो, सोती, धोती आदि बहुत से नृत्य हैं। होली का त्यौहार कुमाऊं में अलग तरह से मनाया जाता है। इसके बारे में डॉक्टर कुलूप्रेती ने विस्तार से बताया है। यह त्यौहार यहाँ बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है। कुमाऊनी होली के तो 3 प्रारूप हैं: वैसी होली, खड़ी होली और महिला होली। वैसी होली में खड़ी होली के गायन में शास्त्रीय परंपरा को भी शामिल किया जाता है। होलियार प्रत्येक शाम घर घर जाकर होली गाते हैं। यह उत्सव भी लगभग 2 महीने से चलता है। उत्तराखंड के मेले यहाँ की संस्कृति और परंपरा के संवाहक हैं। उत्तरायणी बागेश्वर जिले का प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक मेला है। इस मेले का आयोजन जनवरी मास में मकर संक्रांति को होता है। अल्मोड़ा में फरवरी के महीने में 3 दिवसीय गोलीजू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चंपावत में कनकपुर के पास पूर्णागिरी मेला लगता है। काशीपुर में चैती मेले का भव्य आयोजन है। चंपावत के देवी धुरा में माता वाराही देवी का शक्तिपीठ है। वाराही देवी का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में यहाँ प्रसिद्ध गढ़वाल खेली जाती है। नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में नंदा देवी का प्रसिद्ध मेला लगता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। झंडा मेला उत्तरी भारत का बहुत बड़ा मेला है जिसमें हजारों पर्यटकों और भक्तों को पर्यटन के लिए भी आकर्षित करता है। मुख्यतः यह सिखों का मेला है जिसमें पूर्ण और श्रद्धा विश्वास से प्रतिभाग करते हैं। यहाँ चंपावत जनपद में भी लोहा घाट के पास बहुत विशाल गुरुद्वारा है। नानक मत्ता में भी विशाल गुरुद्वारा है जहाँ पर प्रतिवर्ष मेले आयोजित किए जाते हैं। बहुत से पर्यटक इसमें सम्मिलित होते हैं। यह उत्तराखंड की संस्कृति का एक विशेष हिस्सा है।
इस प्रकार उत्कृष्ट सांस्कृतिक विरासत और परंपरा से उत्तराखंड बहुत ही समृद्ध राज्य है। यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम संचालित किया गया है, इसमें इस समय तो निश्चित रूप से समस्याएं हैं कोरोना संक्रमण के कारण। इसमें वहाँ के विद्यार्थी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी वहाँ से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों का आवागमन होगा तो एक दूसरे की संस्कृति से, भाषा से, पर्व से, रीति रिवाज से, सभ्यताओं से परिचित होंगे और एक मजबूत रिश्ता कायम होगा। गोष्ठी में मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए मैं आयोजन समिति का धन्यवाद देता हूँ और दूसरी विषय निवेदन करता हूँ कि वे आगे कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और आशा करता हूं कि कर्नाटका से जुड़े हुए जो हमारे विद्यार्थीगण हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कई हमारे बीच में मतलब जो है वो भी प्राध्यापक वर्ग भी जुड़ा हुआ है और साथ ही हमारे उत्तराखंड राज्य से जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें जुड़ी हुई हैं, तो सभी को का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अगले स्पीकर के रूप में प्रोफेसर मल्लिकार्जुन एन कड़ीपुड्डी सर को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर मल्लिकार्जुन सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन यह है कि ही इज एट प्रेजेंट प्रिंसिपल गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज अक्यालूर, district Haveri, Karnataka, and he has 24 years of teaching experience and attended 50 plus seminars and presented 18 plus papers and published 12 papers in various magazines, research magazines, research journals, and 2 candidates pursuing PhD under his supervision. I request you to Professor Mallikarjun and Kadiri sir. Over to you, sir. Sir, you are not audible. Sir, please unmute yourself. Hello. 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 Yes, sir. Audible. Audible. Yes, sir. Yes. Ellarigu namaskar. Okay. Sorry for the disturbance. ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बजीपुर यूएस नगर उत्तराखंड, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज अक्यालूर, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज हानगल jointly organized a webinar on the diversity and integrity of our great India. I want to speak in Kannada because some of you know how the Kannada is. ಕರ್ನಾಟಕ 2500 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ is having a 2500 years old language, which is that ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು, means God is only one, the names are different. As we are already experiencing that is diversity and integrity, so we are only one but the names are different. As you are far away from Karnataka and Uttarakhand, you are in the extreme north, you are in extreme south. So we are joined together. It is because of that particular Ek Bharat, Shrestha Bharat. So Karnataka is famous for everything. It is having already, my friend Mohammed Sharif told that it is having very much diversity.
So every 15 to 40 kilometers the language differs, even though it is in Kannada. ಕನ್ನಡವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ವೇಷ ಇದೆ, ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ as a musically originated one. So musically originated at Karnataka is Karnataka Shastriya Sangeet. As you are having experience of Hindustani Sangeet in North India, so we are having a Karnataka Sangeet. So which is the originated Purandaradas, Nijaguna Shivaji, many others. So Karnataka is one of the ancient literature next to Tamil and Sanskrit. How it is rich? It means the Karnataka won 8 awards. Award this means Gnanapita Award. So which is the highest in any other languages. So Karnataka is that much of a rich state. The role of equity came into power in the 12th century itself. As you have heard the name of Basaveshwara or Basavanna. So he is having the culture of the equity among the poor or rich or even socially backward or forward like that. So he has maintained the equity. As we are presently experiencing the democracy took place in the 12th century itself in Karnataka. So he is having one place with what we can call it as Kudala Sangama. So he is having Anubhava Mantapa. Anubhava Mantapa, it means everybody, all types of saints, all types of the Vachana, sciences, means literate, everybody is, should be there. So his main theme is work is worship. Kayakave Kailasa. Work means Kayakave Kailasa. The concept has been started in the year 12th century only. So the person who is having his own work, he can do anything. जो काम करता है वो काम से ही उनका वो जादूगर होता है, उनका वृद्धि भी हो जाता है. जो नहीं काम करते उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता. ये concept has been taken place in the year 12th century itself only. Karnataka is a very one of the richest culture. So richest culture in the terms of drama, what we can say Nataka. In Kannada we can call it Nataka drama. So which is there are so many organizations like Neenasam, Rangashankara, Rangayana. So these are several the organization which is preparing the dramatists, and they are very famous dramatists in Karnataka. One of the famous is the Veeragaase. You might have heard the name of Veerabhadra, which is God Veerabhadra. So the devotees of God Veerabhadra, they are one dance we can call it as a Veeragaase, which is having very meaningful the stories of the Veerabhadra and all. They have been celebrated, or it is a culture of Karnataka. The Kamsale, one place, part of the place we can call it is they are a very famous folk dance is that we can call it Kamsale. Dollu Kunita, the drum band. So drum set, the Dollu Kunita. One community wise earlier it was there, but now it is spread. Everybody is having one of the important folk culture, that is we can call it is Dollu Kunita. As you have seen the Bharatanatyam, one of the famous Bharatanatyam which is very much famous in Karnataka. So part of the south part of the Karnataka is very famous for this Bharatanatyam. Even Yakshagana, you might have seen the dress code which is having a very ancient story that has been taken in the terms of drama and all. The Yakshagana which is played in coastal Karnataka, especially in coastal Karnataka, Yakshagana has been taken place. So the Karnataka broadly we are dividing on the basis of the diversity only. So as we are doing broadly 5 states, 5 parts of the Karnataka. North Karnataka, what we can say, the northern part of the Karnataka, the major languages spoken in that northern Karnataka is Kannada and Marathi. Because the Maharashtra border is there, that's why the Kannada and Marathi speaking people are more in the North Karnataka. And in the coastal Karnataka, the coastal border, that is the Arabian Sea border, which is the talks Kannada, Tulu and Konkani. These are major. So Konkani, why is the Konkani? It is adjacent to Goa. So Goa के नजदीक है इसलिए वो कोंकणी भी उधर बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं,
तुलु और कन्नड़ भाषा बोल सकते हैं। और साउथ कर्नाटक बेंगलुरु मैसूर एंड दिस इज कॉल्ड South Karnataka. There we can call the Kannada and Tamil speaking persons are more in that particular place. Then Malnad Karnataka. In Malnad Karnataka, the Kannada and Kurg, what you can say Kodagu. So one of the famous, which is having a maximum people from Karnataka, the Kurg place, they are joined for military. So the military Kariyappa, we can, the famous Major Kariyappa, we can call him as the Kurgi person. Then Hyderabad Karnataka. So which is a place called nearby that Andhra border. There's so Kannada and Telugu speaking persons are there in Hyderabad, Karnataka. So it means what I want to say, the Karnataka is the one state which is having a very several languages has been spoken in all these states. So Karnataka ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. अलग अलग भाषा भी बोल सकते हैं, अलग अलग भूषण भी रहते हैं, अलग अलग खाने पीने का भी बहुत सुविधा है. So every 40 kilometers you say the food habit is also different, the language is also different, the culture is also different. Even though they are talking in Kannada, the style of the Kannada is also different. So that we can, it is one of the importance of our Karnataka. As you already said about the festivals and all, we are also celebrating all the type of festivals. Ganesh Chaturthi, Ugadi we are taking. Ugadi is the new year for we people. So Karnataka ke Ugadi na ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ culturally. So ಹೊಸ ವರ್ಷ new year. So नया वर्ष वो बनाते युगादि, गुड़ी पड़वा. In Maharashtra and North Karnataka they are calling it as Gudi Padwa. Then Basava Jayanti, Basaveshwara, what we can say, the person who has took the change in all the type of people, we can call him as Basa Jayanti. And Hampi Festival, Karaga, then Kumbh Mela, Mysore Dasara. So as it is one of the famous Dasara festival, which is Karnataka's festival, we can call it as a Karnataka festival, or you can call it as a Navratri. So that Mysore festival, which is having a 750 kg of golden chariot. So the golden mandap, which is that which will be carried by an elephant. So that is one of the famous, that is a king's place. We can call it as a Wadiyar. So Maharaja of Wadiyar, the earlier it is with them, now it is from the government of Karnataka. They are celebrating a very big festival. It is a world famous festival. We can call it the Mysore Dasara. So Makara Sankranti, Kannada Rajyotsava, Tula Sankranti, everything we are celebrating. Other than that, Deepavali. It is one of the everywhere it is celebrated. Deepavali, Holi, and even Bakrid, Moram, etc. Or even on December 25th. But everybody is celebrating Christmas. So all these festivals are also celebrated in Karnataka also. So the historic place of the Hampi. So one of the historic place, it is called Hampi. Now it is a UNESCO and World Heritage Site. It is the home of Vijayanagara Empire, and it is having different dynasties that has been 300 years old. So where we can have the important temples, the historic temple, we can call it Hajari Ramatam. As you are already aware of the Ramayana Mahabharata, some places we can call Hajari Ramatam temple in Hampi. Musical pillar, one that musical temple has been created. In every pillar, if you touch that, it will give the sound. So like that, the sound is also we are experiencing, that we can call it a musical pillar mantap. And one of the stone chariot is also there. So there are so many attractive places are there in Hampi, which is one of the most historic place in Karnataka. So one of the place. So as last year only we are very bad experience at Shiv Kumara Swamiji. So it is at Tumukuru. So all the prime ministers or presidents are visited that particular place. Is more than 110 years, 113 years he was there with us. So everybody is demanding for Bharat Ratna award. He is a fit person.
Why I am giving this example? Because the diversity is has been taken place in that particular temple or in that particular ashram or place. All type of community people are studying free of cost without any single entry. More than 15,000 students are studying in that particular place for all UKG, LKG to engineering and medical up to that. So they are studying that is free of cost. Only the criteria is they must be poor. So irrespective of the caste, irrespective of the community, only poorest is the poor is the only criteria. So that is the developed like that is one of the best example for diversity. One place we can call it Dharmasthala, Dharmadika, that is in the place we can call Chikmagaluru district. That Dharmasthala is a place where we can Manjunatheshwara. So it is having a very famous in that particular in Karnataka. One place in northern Karnataka, Hyderabad, Karnataka, the Gulbarga. So Gulbarga there are two temples. One is Sarana Basaveshwara as well as one is Khwaja Bande Nawaz. So Muslim Dargah is also there. They are very famous. So in that place, that way, all part of the Karnataka, all were very famous temples. As you are already experiencing with the Temple Nadu, that is your Uttarakhand is we can call it as a Deva Bhumi, Temple Nadu. So I am very much fortunate to talk with you or exchange our views with you. So it is a great pleasure for me to talk with you and share my ideas or share my views. So the organizing committee consists of the principal of the Bajpur College and the organizing secretary. As the concept has been taken place, it is popular. Otherwise, the webinar may not be taken place. Because of this webinar, we are meeting at least through the technology. Technologically, we can meet with each other. So, in this way, our Karnataka the modern Karnataka, what we can say, Silicon City, the Bengaluru as your IT hub, we can call it as a IT hub. So in the Silicon City, all type of all the place from northern Karnataka, southern Karnataka, eastern Karnataka, every place, or even world. So it is attracting the place. We can call it as the Silicon City of India, that is Bangalore. And the coffee coffee nadu, we can call it the coffee nadu, Coorg. So these are the places where we can have a good number of persons are coming to Karnataka. Then a hill town we can call it as Chikmagaluru, and heritage city we can call it as Hampi, Kodava, and a clean city, one of the clean city in the India, we can call it as Mysore. So these are the famous for art and culture. So especially in coastal Karnataka and Mysore, it is famous for art and culture. Some arts are like this, though they are made up of original hairs from the animals like a camel, goat, squirrel, elephant ivory, etc. So there are the very natural hairs have been taken place, and from that and natural paint has been taken place. So with that they are painted very good art. More than 150 years has been taken place, but still today it is very attractive paintings we can see in the Mysore Palace. So this one place we can call it as Hampi. It has been ruled by Vijayanagara emperor. So there we can have the history. They are selling the gold and jewels and like that in the local market or in the street only they are selling. So in that such a rich culture we have in India and in Karnataka, and a very good rivers and very good resource in Karnataka. So where the product means agriculture products like jawar. Jawar is one of the important food grains for us. Jawar, even ragi, rice, and coconut, areca nut, coffee, tea. So we are means we are very rich in agriculture products, also horticulture products, and even some information I want to give regarding my department. That the Department of College Education
we are having totally 430 government colleges in Karnataka and 321 colleges, private aided colleges, 6 joint director offices, and about 5.5 lakh students are studying in higher education. So last year in Karnataka, so the person who is studying for the first year, we are, our government of Karnataka given for government college students 3 laptops. So in this way, there are more than 10,000 teaching staff we are having. So this is the one of the importance of our department, that is Department of Higher Education or Department of College Education, we can say. So totally we are having in Karnataka 17 universities. 17 we are having in Karnataka state. So there are 8 Gnanapith awardees. One is Kuvempu, Dora Bendre, Shivram Karan, Masti, V.K. Gokak, U.R. Anantamurthy, Girish Karnad, and presently Chandrasekhar Kambar. So there are 2 important places we are having. One is a Jog Fall, that is the water falling from the Jog. One is, it is highest in Asia, which falls from 235 meters height. As well as one we can call it Karnataka Niagara, that is Gokak Fall. So the whole river falls, that very attractive places. There are so many tourist places are there. So we are very bad luck for we people and you people who are unable to come to Karnataka. We are unable to come to Uttarakhand. At least in the meantime, we can speak with the webinar. Thank you for giving the opportunity to talk few words about Karnataka. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कन्नड़ में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों में अपना व्याख्यान दिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैंने भी कन्नड़ लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थोड़ी सी, जिसमें 3-4 सेंटेंसेस में सीख भी पाया हूं, जैसे कि नन्ना हेसरू ब्रजेश, नानू टीचर, नानू बाजपुर अल्ली वासव गीधीने। इस तरीके के कुछ जी कुछ कन्नड़ लैंग्वेज के सेंटेंसेस मैंने सीखे। और भविष्य में भी हम लोगों का प्रोग्राम यह है कि हम इसी प्रकार आपस में जुड़ते रहेंगे। और अभी तो जैसे हम लोगों ने, टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को जानकारियां दी हैं, आगे से हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हमारे जो ईबीएसबी क्लब में जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में हम लोग एक मतलब डायलॉग रखें और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो लोग वहां से कर्नाटका से प्रस्तुत करें, और कुछ कार्यक्रम जो है वो हमारे द्वारा यहाँ से प्रस्तुत, हमारे छात्रों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाएं। इस तरीके का प्रोग्राम हम भविष्य में रखने का प्लान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका है, भविष्य में भी आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होगा। और साथ ही इस मीटिंग में जुड़े हुए हमारे बहुत सारे प्राध्यापक साथी कर्नाटका से भी जुड़े हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और साथ में हमारे उत्तराखंड से प्रोफेसर दिनेश शर्मा एसबीएस कॉलेज रुद्रपुर से जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर बीना जोशी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं एमबी कॉलेज हल्द्वानी से। मैं और शाहजहांपुर से यूपी से हमारे डॉक्टर आदर्श पांडे जी जुड़े हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना मतलब जो है अमूल्य सहयोग और अमूल्य समय हम लोगों को दिया। नाउ इज क्वेश्चन आवर। अब जो है अगले 5 मिनट हमारे पास हैं क्वेश्चंस के लिए, कि कोई क्वेरीज अगर हमारे किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो हमारे उत्तराखंड के जो स्पीकर्स हैं उनसे, या कर्नाटका से जो हमारे साथ स्पीकर्स जुड़े हुए हैं उनसे यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो वो स्टूडेंट एक एक करके अपना माइक ऑन करें और अपना क्वेश्चन बोलें। किसी भी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन अगर है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी यदि है तो वो अपने आप को। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड, यस सर, मेरा क्वेश्चन कर्नाटक के टीचर्स से है। जी बताइए। सर, कहा जाता है कर्नाटक भव्य उच्च भूमि है, ऐसा क्यों? कर्नाटक एक भव्य उच्च भूमि है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ हिस्ट्रिकल स्टोरी या फिर?
Mallikarjun sir, can you hear this question? So please unmute yourself. Mallikarjun sir, please unmute yourself. Hey, sir. सर, ये एक छात्रा के द्वारा एक क्वेश्चन किया जा रहा है, वो पूछ रही है, आप सुन रहे हैं? हाँ, हाँ, बेटा रिपीट क्वेश्चन। कर्नाटका एक उच्च, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी, यस, चैत्र मैम, हाँ ये तो ठीक है। कर्नाटक एक उच्च भूमि, इट स्टैंड्स वेरी टॉप ऑफ द geographically it will be in the top in South India. That's why you can call it is a उच्च भूमि। ओके। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, दशहरा मैसूर में ही क्यों बनाया जाता है? Pardon? दशहरा फेस्टिवल मैसूर में ही क्यों बनाया जाता है? हाँ, मैसूर is the one of the famous place where the वो राज महाराज जो रहते हैं ना, उनका प्लेस था उधर। अभी रामायण आपने सुनाया रहेगा, महाभारत और रामायण। महाभारत में जो पांडव जो रहते हैं, उनका आयुध उधर रखी गया था। वो आयुध पूजा करके बोलते हैं। उसका वो एक ट्री रहता है, उसके नीचे वो आयुध रखता है, उधर जाके वो पूजा करके उधर से वापस आते हैं। वो एक प्रोसेशन रहता है, हाथी के ऊपर वो चैरियट लगा के, इट इज प्योरली मेड अप ऑफ गोल्ड, 750 किलोज ऑफ गोल्ड। सो वो एक हाथी के ऊपर रख के वो मनाते, यात्रा मनाते। दैट वी कैन कॉल दशहरा फेस्टिवल व्हिच इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड फेमस दशहरा सेलिब्रेटेड इन मैसूर। Earlier it was thank you sir, thank you very much. Okay. Thank you sir. Next question. Yes sir, क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, कर्नाटक yes, से है कि पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था, बट मैसूर चेंज करके कर्नाटक क्यों रखा? हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, पहला ये तो ठीक ही कहा। पहले ये मैसूर स्टेट था। मैसूर स्टेट के वो जो राज महाराज का अलग अलग हिस्सा था, वो सब मिला के वो कर्नाटक करके एक एकीकरण कर्नाटक के सम द ये procession has taken place. Means you must be connecting all these Raj Maharaja places and making it a unity. That is the total Karnataka. Earlier Hyderabad Karnataka was different, Coorg is different, Mysore is different. So like that, several part of the Karnataka ruled by some other people. So it was all together we made it as a one place that we can call it state Karnataka. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है किसी छात्र छात्रा की तरफ से? यस सर। सर कर्नाटक जो कोलार जिला है वो क्यों प्रसिद्ध है? कर्नाटक का कोलार जिला जो है, कोलार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, Kolar district, it is a southern part of the Karnataka, which is famous for gold mines. KGF Gold we can call mines. Kolar gold mines. थैंक यू सर। Thank you. एनीबडी एल्स? ओके, मेरा क्वेश्चन उत्तराखंड से है। हाँ, उत्तराखंड है जो आपका सबसे बड़ा कुंभ मेला फेस्टिवल है ना, वो कितने साल को मनाया जाता है? कितने साल को एक बार? वो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। उत्तराखंड का जो कुंभ मेला है, इसका जवाब मैं खुद दे देता हूँ। उत्तराखंड का कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग स्थानों पर लगता है और उत्तराखंड में ये हरिद्वार में इसका आयोजन किया जाता है और ये 12 वर्ष में एक बार लगता है। सर वो सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है क्यों? जी हाँ, जी हाँ, उसमें क्योंकि पूरे देश भर से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं, वहां पर गंगा स्नान का महत्व होता है, इसलिए वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और वो 12 साल में 12 वर्ष में एक बार आता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ ठीक है। अब इस कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय, इस कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया से निवेदन करूंगा
कि वो अपने आशीर्वचनों के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। मैडम, over to you. युग्मित राज्य के साथ संवाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में आयोजित आज की इस संगोष्ठी में उपस्थित सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ हंगल, प्राचार्य गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज हंगल, प्राचार्य डॉक्टर मल्लिकार्जुन एन कुटीपुड़ी, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज अक्की अलूर, प्रोफेसर सत्य प्रकाश शर्मा, हिंदी विभागाध्यक्ष गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाजपुर, डॉक्टर अतुल उप्रेती, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, आयोजक सचिव रूसा प्रभारी डॉक्टर विजय जोशी, सदस्य आयोजन समिति डॉक्टर कुमार विमल लखतकिया, डॉक्टर दर्शन पंत, डॉक्टर मनप्रीत सिंह, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस संगोष्ठी में दोनों प्रदेशों कर्नाटक एवं उत्तराखंड के संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड भगवान शिव पार्वती से लेकर नर नारायण तथा पांडवों की तपोभूमि रही है। उनके बाद आने वाले सभी भक्तों तपस्वियों ने इस प्रदेश को देवभूमि का स्थान देने के लिए ज्ञानोपार्जन के पथ पर चलने के लिए ज्ञान बांटा। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाकर जीने के लिए कठिन परिश्रम का रास्ता ही यहाँ के निवासियों के लिए श्रेष्ठ था। सामान्य रूप में उत्तराखंड के निवासी त्याग, तप, मोक्ष की भावना के साथ प्राणी मात्र के साथ सद्भावना रखते हैं, पूर्ण रूप से भौतिकी के साथ नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को पर्वतीय कठिनाइयों को ध्यान में रखकर सीमित रखते हैं। मुख्यतया यहाँ की संस्कृति भाईचारा है। वे छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान आपस में मिलकर कर लेते हैं। छोटे परिवर्तनों विपदाओं का सामना करने के वे आदी हैं। एक दूसरे की तकलीफों को आपस में बांटकर अपनत्व भाईचारा व बंधुत्व को प्रोत्साहित करते आए हैं। भगवान राम के वनवास तथा पांडवों के अज्ञातवास के समय उन्होंने जंगली कंदमूल फल का सेवन कर उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस प्रदेश के लोग विपदा में कंदमूल फल से भरण पोषण भी कर लेते हैं। अपार साहस व शक्ति बटोर कर धैर्य के साथ कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम हैं। वे आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की संस्कृति है कि जो भी उनके पास आता है उसे वे अपने घर से बिना भोजन कराए नहीं भेजते हैं। यदि भोजन का समय नहीं होता है तो दूध या दही खिलाकर भेजने की संस्कृति यहाँ के सम्मान को बढ़ाती है। अतिथि देवो भव का पालन यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ होता है। सहृदयता, सद्भावना, सौहार्द, बंधुत्व से यहाँ के लोग ओतप्रोत हैं। मानवता की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। पूर्व में के यहाँ के लोगों के घरों में ताला नहीं लगाया जाता था। ईमानदारी, विश्वास ही उनका सच्चा साथी रहा है। चकाचौंध उनको नहीं भाता है। सादा जीवन उच्च विचार के धनी है। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। वृद्धजन चाहे कोई भी हो, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रदेश के अंदर कोई भी भूखा प्यासा नहीं रख सकता, केवल जानकारी होनी चाहिए। इस प्रदेश के लोग दूध दही नहीं बेचा करते थे। निर्मूल्य वस्तु विनिमय हुआ करता था। कीमत लेना अशुभ माना जाता था। इत्यादि कई विशेषताएं हैं इस राज्य की। किसी भी प्रदेश की लोक संस्कृति वहां के निवासियों के दिल की धड़कन होती है। वह उनमें हर्ष एवं उत्साह का संचार करती है। संगोष्ठी के
विशेषज्ञ वक्ताओं ने बड़े विस्तार एवं प्रभावी रूप से कर्नाटक एवं उत्तराखंड की परंपराओं, लोक गाथाओं, लोक नृत्यों, वहां के मेलों आदि से परिचित कराया है। निस्संदेह इससे दोनों राज्यों के लोग लाभान्वित हुए होंगे। अंत में मैं इस संगोष्ठी के रिसोर्स पर्सन आदरणीय प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ साहब, डॉक्टर मल्लिकार्जुन कुडीपुडी जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां देकर हमें लाभान्वित किया। भविष्य में भी आपके उत्तम विचारों से हम लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर सत्य प्रकाश शर्मा जी, जिनके उत्कृष्ट विचारों से हम सदैव लाभान्वित होते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अतुल उप्रेती जी का उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आभार। आयोजक सचिव डॉक्टर ब्रिजेश जोशी जी, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपका भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर कुमार विमल लटकिया, डॉक्टर दर्शना पंत, डॉक्टर मनप्रीत सिंह, डॉक्टर मनोहर जोशी, आप सभी का भी उक्त योगदान के हेतु बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद मैडम। ये आपसे वचन हम सभी को मिले, इसके लिए मैडम का हार्दिक आभार। और साथ ही अंत में मैं एक बार फिर अपनी बात कहकर के इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ कि ये फीडबैक फॉर्म जो है, हमने फीडबैक के लिए लिंक यहाँ इस चैट बॉक्स में डाल दिया है। वो लोग सभी जो है सभी लोग फीडबैक लिंक पर क्लिक करके फीडबैक फॉर्म भर दें, ताकि उनको ई सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकेगा। और इसके साथ इस ऑनलाइन बैठक में मीटिंग में जुड़े हुए अपने कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ हांगल और डॉक्टर मल्लिकार्जुन कुडीपुडी सर, है ना, और इसके अलावा कर्नाटका से जो हमारे साथी प्राध्यापक गण जुड़े हुए हैं, कर्नाटक के छात्र छात्राएं, हमारे अपने सहयोगी प्राध्यापक गण, हमारे उत्तराखंड के छात्र छात्राएं, ठीक है, और मेरे साथ मेरी आयोजन टीम डॉक्टर कुमार विमल लटकिया सर, डॉक्टर दर्शना पंत मैडम, डॉक्टर मनप्रीत सिंह, डॉक्टर मनोहर जोशी, इन सभी के प्रति मैं हार्दिक जो है आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही इस कार्यक्रम को इन शब्दों के साथ मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में आपस में जुड़े रहेंगे, और कर्नाटक के सभी हमारे प्राध्यापक साथी और हमारे दोनों प्रिंसिपल साहब, इनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। सर जी नमस्ते।